आज जिस विषय को हम लेंगे अध्ययन के लिए वह है भारत की संसदात्मक व्यवस्था। तो उससे भारतीय संसदात्मक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते किसे। हम सब इस बात को जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कहा जाता है। और इन तीनों अंगों के अलग अलग 3 काम होते हैं। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उस कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है उस कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देना। इस तरह किसी भी शासन व्यवस्था के 3 अभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सामान्यतः इन तीनों के काम भी अलग हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि इन तीनों अंगों के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, तभी हम भारतीय शासन व्यवस्था या संसदात्मक शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और तीनों के अलग अलग काम हैं। इस आधार पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक संसदात्मक शासन प्रणाली और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली भारत और ब्रिटेन में मिलती है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम अमेरिका में पाते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी है जिसे हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के जो जनक रहे वो मॉन्टेस्क्यू रहे, और उन्होंने इस बात को कहा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए और ये एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो पाएगी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था, ब्रिटेन का उदाहरण लेते हुए समझाया था कि जिस तरह ब्रिटेन में तीनों अंग अलग अलग ढंग से काम करते हैं और नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है, उसी तरह ये एक शासन के लिए अपरिहार्य है, नागरिक स्वतंत्रता के लिए, कि शासन के तीनों अंग परस्पर पृथक रहें ताकि नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। यद्यपि इस संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू ने जो ब्रिटेन का उदाहरण दिया वे सही नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक नहीं थी, बल्कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, क्योंकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती। इसी क्रम में ये बात मानी गई कि अगर नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक अधिकार, शक्तियाँ और एक दूसरे से स्वतंत्र रखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में कार्यपालिका व्यवस्थापिका जब कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका उल्लंघन करने वालों को दंड देगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का कार्य एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के द्वारा किया जाएगा तो उसके द्वारा नुकसान ये होगा कि नागरिक स्वतंत्रता को एक खतरा पैदा हो सकता है। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर हम राजाओं का इतिहास पढ़ते हैं तो वो खुद ही कार्यपालिका थे, व्यवस्थापिका भी खुद थे और न्यायपालिका भी खुद ही थे।
तो ऐसी स्थिति में राजा या बादशाह जिसको भी चाहता था वे कार्यपालिका शक्ति द्वारा गिरफ्तार करके मनमाने ढंग से, क्योंकि खुद भी न्यायपालिका था, दंड दे सकता था। इस तरह ये बात मानी गई कि एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के आघात में यदि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ होंगी तो नागरिकों की स्वतंत्रता को व्यापक स्तर पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी हेतु इसी समस्या को दूर करने के लिए ये बात मॉन्टेस्क्यू ने कही कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए और पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा संपादित किए जाने चाहिए। इस क्रम में ये बात मानी गई कि किसी भी देश में न्यायपालिका को तो स्वतंत्र होना ही होगा अगर वो देश लोकतांत्रिक है। हाँ, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंध हो सकते हैं। इसी संदर्भ में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार अस्तित्व में आया, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर हम मोटे तौर पे भारतीय संदर्भ में समझें कि कार्यपालिका क्या है, कि राष्ट्रपति से लेकर एक आम कर्मचारी तक कार्यपालिका की परिधि में आता है। व्यवस्थापिका में संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य आते हैं, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर डिस्ट्रिक्ट जज तक न्यायपालिका की परिधि में आते हैं। तो संसदात्मक शासन प्रणाली वे शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई और इसके लिए हमने जिस देश का अनुसरण किया वे ब्रिटेन था। हमारे देश पे पिछले 200 सालों से ब्रिटेन का राज था और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती थी, और 1919, 1935, 1909 के अधिनियम में भी कमोबेश रूप से एक संसदीय प्रणाली का ही भारत में ब्रिटेन द्वारा शुरुआत श्री गणेश किया गया। तो हम इस प्रणाली से अच्छी तरह परिचित थे, और दूसरा हमारी जो शक्ति थी, औपनिवेशिक शक्ति ब्रिटेन, उसमें भी ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती थी। तो भारतीय संविधान बनाते समय भी ये बात ध्यान रखी गई कि हमें जिस चीज़ का अनुभव है, जिस शासन प्रणाली का अनुभव है, वही शासन प्रणाली हम अपने देश में भी लागू करें, और वह अनुभव संसदात्मक शासन प्रणाली का ही था। दूसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकती। उसे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है व्यवस्थापिका, क्योंकि भारत एक चुनावाधीन स्वतंत्र देश था और वह कार्यपालिका की निरंकुशता को बहुत देर तक स्वीकार नहीं कर सकता था, और इससे नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरा पहुंच सकता था। तो ऐसी स्थिति में ये बात मानी गई कि कार्यपालिका की शक्तियों को रोकने के लिए या दुरुपयोग रोकने के लिए सर्वोत्तम अगर कोई व्यवस्था हो सकती थी तो वह संसदात्मक शासन प्रणाली ही हो सकती थी। तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाने के जो मोटे मोटे कारण भारत में रहे कि एक इसका अनुभव था, दूसरा ब्रिटेन जो हमारा शासक देश था, वे वहाँ पर भी संसदात्मक शासन प्रणाली रही। 1909, 1919, 1935 के अधिनियमों द्वारा जिस व्यवस्था का श्री गणेश किया गया वे भी संसदात्मक शासन प्रणाली को ही प्रमुखता देते हैं, और इसका हमें राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई के दौरान एक लंबा अनुभव भी हो चुका था। और संसदात्मक शासन प्रणाली द्वारा ही कार्यपालिका की निरंकुशता को नियंत्रित किया जा सकता है और दिन प्रतिदिन उसके उत्तरदायित्व को भी निश्चित किया जा सकता है। इस तरह भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को एक सूत्र के रूप में या शासन व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार किया गया, और ये बात मानी गई कि अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली में से यदि हमें भारत की परिवेश के लिए कोई उपयुक्त शासन प्रणाली रहेगी तो वे संसदात्मक शासन प्रणाली ही रहेगी। यद्यपि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली बहुत अच्छे से काम कर रही थी और उसके अपने गुण हैं,
परंतु ये भी माना गया कि भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली ही सर्वोत्तम सिद्ध होगी।